हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। अब आप भी चौंक रहे होंगे कि फिजिक्स के सर और इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हो हमारे चैनल पे केवल फिजिक्स की क्लास नहीं चलती है, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी सारी क्लास चलती है बेटा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। आप जानते हो बेटा, एग्जाम बहुत करीब है और सिलेबस अभी आपका इनकम्प्लीट है। हमारी तरफ से नहीं इनकम्प्लीट है, आपकी तरफ से इनकम्प्लीट है। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनका आपने विजन नहीं किया और तमामों चैप्टर ऐसे जिनका रिवीजन आपने नहीं किया बेटा। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल की कहानी है, हर बच्चों के साथ घटित होती है। समय बहुत कम है बेटा, ठीक। और अभी आपका बहुत कुछ अधूरा छूटा है जो आपको अभी पढ़ना बाकी है। तो ऐसे में आपका दिमाग सबसे पहले उस तरफ भागता है जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश को सबसे बाद में रखते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने किया, साल भर ऐसा किया। जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन पास आता जा रहा है, आपकी घबराहट बढ़ती जा रही है कि आखिर इंग्लिश के पेपर में हम क्या करेंगे। कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछा कि सर बताइए इंग्लिश में हम क्या करें, इसलिए हमको वीडियो बनानी पड़ी। जानते हो बेटा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आधे से अधिक बच्चों के तो ऊपर से निकल जाता है। इतनी दिक्कत तो फिजिक्स में नहीं आती जितना आप अंग्रेजी में इस समय महसूस कर रहे हो। देखो बेटा, अंग्रेजी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। अंग्रेजी के मुश्किल लगने का मुख्यतः दो कारण है। देखो, पहला कारण तो ये कि या तो बचपन में सही तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ाई नहीं गई, जिससे कि अब आपको मुश्किल लग रही है बेटा, ठीक। और दूसरा कारण ये कि साल भर आप ये सोच के टालते रहे कि चलो जैसे तैसे अंग्रेजी में पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन आप ये भूल गए बेटा कि अगर फिजिक्स 100 नंबर का है, केमिस्ट्री 100 नंबर का है, बायोलॉजी 100 नंबर का है, मैथ्स 100 नंबर का है, तो इंग्लिश भी तो 100 नंबर का है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो बेटा कि फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी है, 70 नंबर की थ्योरी है, केमिस्ट्री में भी वही स्थिति है, बायोलॉजी में भी वही स्थिति है। इंग्लिश में कौन सा प्रैक्टिकल है? इंग्लिश तो पूरा 100 नंबर की थ्योरी है। तो ध्यान तो आपको देना चाहिए था बेटा, ठीक। अब ये समस्या आपके सामने भूत बनकर खड़ी, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर इसका समाधान क्या है। मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूँ बेटा पढ़ाई करो, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। और मैं वक्त को पीछे ले जाकर ABCD से अंग्रेजी तो आपको नहीं सिखा सकता, और ना ही आपके पास इतना वक्त है कि अपने अंग्रेजी की पढ़ाई को फिर से आप जीरो से और रीस्टार्ट कर सको। अभी जो समय बचा है उसमें अंग्रेजी के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान से और लास्ट तक सुनना बेटा। देखो, इस समय आपको तैयारी करने के लिए, जानते हो, अंग्रेजी में ज्यादा नंबर लाने के लिए एग्जाम के जो पेपर हैं उनको समझना पड़ेगा और सिलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। देखो बेटा, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस होते हैं। जानते हो बेटा, सेक्शन A में आपकी रीडिंग का टेस्ट होता है, सेक्शन बी में आपकी राइटिंग का टेस्ट होता है, सेक्शन सी में इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होता है, और सेक्शन डी में जानते हो लिटरेचर के लिए होता है कि आपने अपने बुक को, कंसर्निंग बुक को कितना अच्छे से पढ़ा है बेटा, ठीक। बस अच्छे मार्क्स को लाने के लिए इन चारों सेक्शंस को अच्छे से समझना होगा। तो फिर करें क्या? आइए चर्चा करते हैं बेटा फर्स्ट सेक्शन के बारे में, रीडिंग सेक्शन के बारे में, कि कैसे आप रीडिंग सेक्शन में जो भी क्वेश्चन दिए गए उनका अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके और कैसे उसका नंबर आप अच्छे से अच्छा नंबर आप ला सकते हो। तो बेटा रीडिंग सेक्शन मतलब कि फर्स्ट सेक्शन, जानते हो, सबसे आसान होता है। इसमें आपको कुछ खास चीजों का केवल ध्यान देना होता है, क्योंकि जानते हो इस सेक्शन में आंसर तो पहले से लिखा होता है ऊपर के पैसेज में। तो फिर आपको करना क्या है, ठीक। जानते हो, रीडिंग सेक्शन में अक्सर आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि पहले आप पैसेज पढ़ते हो, फिर आप क्वेश्चन पे आते हो, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर आप पैसेज को पढ़ते हो। अपना कीमती समय आप बर्बाद करते हो। जानते हो, आप ऐसा बिल्कुल मत करो बेटा। आप एक काम करो, सबसे पहले डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले क्वेश्चन को समझ लो कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आप ऊपर के पैसेज पे जाओ बेटा, ठीक। फिर आप उसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको मालूम है क्या क्या पूछा जा रहा है। तो आप पैसेज को पढ़ने के दौरान जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लो, और अंडरलाइन करने के बाद फिर आप उसका आंसर देना शुरू करो बेटा। इससे आपको, जानते हो बेटा, आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो जिसमें अपने स्वयं के विचार से आपको आंसर लिखना हो, तो आंसर लिखते समय जो आपका अंडरलाइन किए रहोगे उसको ध्यान में रख के आप आंसर दोगे, आपका बढ़िया आंसर आएगा, समय की बचत भी होगी। और इसके लिए आपको आज से ही पर डे कम से कम 4 या 5 पैसेज पढ़कर और उनके क्वेश्चंस का आंसर लिखने का तरीका लिख के प्रैक्टिस करना, खाली पढ़ना नहीं बेटा, आपको सीखना पड़ेगा। और इतना कर लेने से एग्जाम तक आपकी हैबिट बिल्ड हो चुकी होगी, जो आपका, जानते हो, इस सेक्शन को आपके लिए बहुत आसान बना देगा। अब आते हैं बेटा अगले सेक्शन पे, सेक्शन बी पे। इसमें आपका राइटिंग टेस्ट होता है, कितना बढ़िया आप लिख सकते हो, अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हो। जानते हो बेटा, देखो राइटिंग में जनरली सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जानते हो आपको एसे लिखना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है, लेटर राइटिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसकी ढंग से तैयारी करना। एसे तो आप बहुत अच्छे से आप लिखना बेटा,
जानते हो, इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसए के संबंध में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पे आप तैयारी करके जरूर जाना बेटा। जैसे डिजिटल इंडिया, ठीक, जैसे सोशल मीडिया, जैसे एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंडियन फेस्टिवल, या फिर रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। जरूर तैयार करके जाना। हो सकता है ऊपर वाला अगर चाहेगा तो कुछ ना कुछ आपका इसी में से शायद आपको मिल जाए बेटा, ठीक है। आप जानते हो बेटा, इन सभी के साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी सुधारना पड़ेगा। लिखने का तरीका ऐसा रखो कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद जो टॉपिक है उसको काफी विस्तार से लिखो, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो समस्या, प्रभाव या दुष्प्रभाव हो, आपके विचार में हो, आप उसको लिखो बेटा। और आप जानते हो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, सोच विचार के उसका समाधान भी लिखो। कहीं इतना विस्तार मत कर देना कि बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका समय कम पड़ने लगे। इसका भी जरूर ध्यान रखना बेटा, अनर्गल बातों को मत लिखना। अब इसके बाद फिर एप्लीकेशन राइटिंग के लिए या लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग में जनरली आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल या एप्लीकेशन टू लीव, इन सबको जरूर तैयार करके जाना बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसके बाद का सेक्शन सी, जो कि ग्रामर पोर्शन है। जानते हो बेटा, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में पहुंच के बहुत सारे बच्चों की गाड़ी रुक सी जाती है। अब इस फंसी गाड़ी को ग्रामर सेक्शन से निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको समझते हैं। जानते हो बेटा, अपनी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, ग्रामर सेक्शन से बाहर निकालने के लिए आपको समझना होगा टेंस के बारे में, टेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस समझना होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझनी होगी। बस इतना समझ लो, जो टॉपिक मैंने बताया टेंसेस के बारे में या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, जानते हो ये सब आपका ग्रामर सेक्शन का इमरजेंसी बैकअप है बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना कम समय है, इतना कम वक्त है, और इतने कम वक्त में आप ग्रामर के मास्टर तो नहीं बन पाओगे। हाँ, एक काम जरूर करना बेटा, अगर हो सके आपका तो यूट्यूब पे ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको वन शॉट वीडियो मिले उसको जरूर देखना। और फिर उसके बाद आपको पर डे अपने घर पर ग्रामर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बेहतर होगा अगर पिछले 2-4 सालों के पेपर अगर आपको मिल जाएं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, तो उनको जरूर सॉल्व करना बेटा, ये आपके लिए काफी बेस्ट होगा। अब आते हैं जो आपका लास्ट सेक्शन है बेटा, सेक्शन डी, जिसमें बेसिकली लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जानते हो बेटा, इस सेक्शन में कोई ट्रिक काम नहीं करती, बल्कि जो आपकी एक्चुअल मेहनत है वही काम आएगी। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना कि आपको लग रहा है। देखो बेटा, लिटरेचर में आपकी रटंत विद्या काम नहीं आती है। हो सकता है आप रट भी लो, लेकिन निश्चित रूप से एग्जाम के टाइम कुछ ना कुछ आप भूल जरूर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं, केवल रट लिया है बेटा, ठीक। तो ऐसे में आप करोगे कि हम करें क्या, इतने कम समय में कैसे तैयार करें। तो फिर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम है ना, हमारी टीम है ना, हमारा चैनल है ना, फिजिक्स बाय पंकज सर। हमारे इसी YouTube चैनल पर पलक मैम ने सब कुछ कवर कर दिया है, जिसे सिर्फ एक बार देखते ही पोएम वाला जो पोर्शन है उसको तो आप करके ही आओगे। अब आती बात स्टोरी चैप्टर्स की, जिसमें कुल 6 स्टोरी है बेटा, ठीक, 6 चैप्टर हैं। और अगर आपके पास वक्त है, और वक्त है, पर डे अगर आप एक स्टोरी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से एग्जाम के पहले आप उसको कवर कर लोगे, खत्म कर लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्टोरी चैप्टर्स को पढ़ते समय पेंसिल हाथ में लेके बैठना, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। इससे जानते हो आपकी जो स्टोरी चैप्टर्स है बेटा उसको आप ट्रैक कर पाओगे। और साथ ही साथ एक काम करना, पिछले 2-3 सालों का जो पेपर है उसको गूगल कर लेना, आप देखना क्या उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और स्टोरी चैप्टर से किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ जो आपकी कंसर्निंग बुक है बेटा उसके भी क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करना। और इतना सब कुछ अगर आपने मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ कर लिया तो 80% प्लस मार्क्स आने बिल्कुल तय हैं। अब हम और हमारी पूरी टीम आशा करती है कि अंग्रेजी को अपनी आप कमजोरी नहीं बनने दोगे, बल्कि ताकत बनाओगे। बस सही तरीके से आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत किस प्रकार किया जाए ये हमने आपको बताया बेटा। मानना या ना मानना ये आप पे डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बेटा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। और ये भी लिखना बेटा कि आप किस स्टेट के, किस डिस्ट्रिक्ट से हो। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप शेयर जरूर करना। हाँ, एक बात जरूर करना बेटा, इसमें अपने आप को तौल के आप इंग्लिश में कितने नंबर अचीव करना चाहते हो ये जरूर लिखना बेटा, हम भी देखेंगे, हमको अच्छा लगेगा। मिलते हैं बहुत जल्द बेटा इसी प्रकार के किसी अन्य मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।